नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ हो रहा है और आपको ऐसे हालात में करना क्या है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि क्रूड की कीमतों में किस तरह से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। आज हालांकि थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन क्रूड में जो हड़कंप मचा है दुनिया भर में, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी कमोडिटीज पर भी पड़ रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो वो है ग्वारगम, क्योंकि ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड ठप हो गई है। और आगे की जो उम्मीद थी कि डिमांड अगर आगे कोरोना के हालात ठीक होंगे तो डिमांड लौटेगी, उसकी उम्मीद भी अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जो ड्रिलिंग में ग्वारगम का इस्तेमाल होता है वहां पर अब निगेटिव संकेत मिलने लगे हैं। क्योंकि अमेरिका में जो शेल ऑयल का प्रोडक्शन होता था और शेल ऑयल के प्रोडक्शन में ग्वारगम का इस्तेमाल होता था, लेकिन चूंकि अब वहां पर रखने की जगह नहीं है तो अब वहां पर प्रोड्यूसर्स ने धीरे धीरे उत्पादन कटौती करने का फैसला ले लिया है। तो ऐसे में क्या ग्वारगम की डिमांड आगे भी कम रहेगी? और अगर हाँ तो ग्वारगम इंडस्ट्री का होगा क्या? क्योंकि मिलों को बहुत दिक्कत हो रही है, ग्वार मिलें बड़े पैमाने पर बंद हो गई हैं, कैश क्रॉप है, किसानों को नुकसान हो रहा है, 5,000 के नीचे आ गया है ग्वारगम का भाव। हमारे साथ ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं एग्री मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट और खास करके ग्वार मामलों पर पैनी नजर रखने वाले पुखराज चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही ग्वारगम मिलों की क्या हालत है, खुद हमारे साथ एक ग्वारगम मिल के मालिक जुड़े हैं गजेंद्र पारीक, जो आपको मिलों के हालात बताएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पुखराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्रूड ने पूरी तरह से डैमेज किया है ग्वार इंडस्ट्री को भी, ग्राउंड में क्या हलचल है, ग्राउंड में किस तरह से डिमांड सप्लाई के हालात अभी हैं ग्वार सीड के? देखिए, हालात बहुत खराब है ग्राउंड में। फैक्ट्रियां तो आप समझ लीजिए 90 से 95% गम की ग्वार की बंद पड़ी है। ये कम ग्वार के जो भाव चल रहे हैं वो इसके बाई प्रोडक्ट जो चूरी और कोरमा यानी पशु आहार है उसकी वजह से चल रहे हैं। कोरमा के भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल है और चूरी के भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल है। इस कारण ग्वार टिका हुआ है। जहाँ तक गम की बात है, फोरेन की डिमांड एकदम शून्य समझ लीजिए आप, ना के बराबर है और एक्सपोर्ट भी ना के बराबर है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जो बाई प्रोडक्ट है चूरी कोरमा वो तो बिक रहे हैं और गम धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। यही वजह है कि जैसे आज ग्वार 4% के सर्किट पे है ऊपर के, पर गम माइनस में है। उनमें डिमांड बिल्कुल नहीं है और इसके हालात अच्छे नहीं है। और गम में जब तक क्रूड में सेल के अंदर की डिमांड नहीं आएगी तो इसके हालात तो और खराब हो जाएंगे। मृत्युंजय जी, हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जब तक डिमांड नहीं आएगी हालात और खराब हो जाएंगे। अभी हालात कितनी खराब है ये बताने के लिए हमारे साथ गजेंद्र पारीक हैं, ग्वारगम मिल के मालिक हैं। गजेंद्र जी, क्या हालत है आप लोगों की अभी? आप लोग कुछ गम बना पा रहे हैं और अगर बना पा रहे हैं तो क्या उसे बेच पा रहे हैं? नमस्कार मृत्युंजय जी, अभी हालत बहुत ही ग्वारगम की चिंताजनक है। अभी जो मिलें चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ चूरी कोरमा की वजह से चल रही। गम का स्टॉक हम रेगुलरली गम का स्टॉक हमारा बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट डिमांड जो कि आज क्रूड के भाव गिरने से एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल शून्य हो गई ऑयल सेक्टर में। अभी जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ फूड की है। जी मृत्युंजय जी। अच्छा, तो आगे के लिए कुछ ऑर्डर मिल रहे हैं क्या? ऑर्डर मिल रहे हैं लेकिन बहुत लिमिटेड ऑर्डर मिल रहे हैं। जिनका पहले से जिनका गम एक्सपोर्ट में बिका हुआ है खाली वही ऑर्डर मिल रहा है। नए ऑर्डर बहुत ही लिमिटेड आ रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नए ऑर्डर बहुत कम मिल रहे हैं और माल बिक नहीं रहा है। तो पुखराज जी, अब आप ये बताएं कि अब चूंकि क्रूड की कहानी हम सबके सामने है कि क्रूड में क्या हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि अभी लंबे समय तक ग्वारगम की डिमांड बढ़ने की संभावना नहीं है, या आपको लगता है कि ये हालात बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे? क्योंकि जब कोरोना के हालात धीरे धीरे ठीक होंगे तो एक डिमांड में अचानक बढ़ोतरी भी आ सकती है। आपका अपना अनुमान क्या कहता है? मेरा अनुमान ये कहता है कि ये कोरोना की जो स्थिति है ना वो बहुत जल्दी काबू में आने वाली नहीं है और ये धीरे धीरे काबू में भी आएगी तो इसको बहुत लंबा समय लगेगा। तब तक तो नई फसल का समय आ जाएगा ग्वार का, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है उसके अंदर फैक्ट्रियों का चलना,
माल का एक्सपोर्ट होना, ये सारा का सारा प्रभावित रहेगा। आज यूएस के अंदर भी लॉकडाउन है, तो चाइना में भी लॉकडाउन है, और अपने यहाँ भारत में भी लॉकडाउन। तो ये लॉकडाउन की स्थिति बहुत जल्दी सुधरने वाली नहीं है। अगर ये 3 तारीख का लॉकडाउन है, मान लीजिए इसको खोला भी जाएगा तो ये आंशिक खुलेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खुल जाएगा। ये हमारा अनुमान है कि आंशिक खुलेगा, और आंशिक खुलने से वही समस्या है कि जो आवश्यक वस्तु एसेंशियल कॉमोडिटीज है उसकी पर भी सरकार का ध्यान रहेगा कि दाल मिले, तेल मिले, चावल मिले, ये सब ठीक से चालू रहे। इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, इससे जो पशुआहार बन रहा है वो ठीक पशुआहार बिक रहा है, पर अपन देखें तो पशुआहार के अंदर भी जो खल की कीमत है वो ग्वार चूरी और ग्वार कोरमा के मुकाबले बहुत कम है। तो ग्वार चूरी की और ग्वार कोरमा के जो भाव बढ़े हुए हैं उसका असर खल पे आएगा, खल की बिक्री ठीक रह जाएगी। तो किसान पहले खल को लेना पसंद करेगा, पशुपालक भी खल को लेना पसंद करेगा। पिछले साल के मुकाबले खल के भाव कम है, आधे हैं लगभग। तो आने वाले समय के अंदर हम जो ये देख रहे हैं 3 तारीख के लॉकडाउन तक नहीं सोच के उसके आगे सोचना पड़ेगा, क्या लॉकडाउन एक साथ खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये आंशिक रूप से धीरे धीरे चालू रहते हुए इसमें प्रक्रिया में बदलाव होगा। सबसे पहले एसेंशियल कॉमोडिटी पे सरकार का ध्यान होगा, तो एसेंशियल कॉमोडिटी को ही प्रमुखता देंगे। ऐसे में ग्वार गम का नंबर आना बहुत मुश्किल है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि हालात अभी बहुत जल्द ठीक होने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, और गजेंद्र पारिक जी आपका, ग्राउंड रियलिटी हमें बताने के लिए कि ग्वार को लेकर अभी ग्राउंड पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो बिल्कुल आपने सही सुना कि एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ही कम है, और क्रूड के दाम कम होने से जो क्रूड के प्रोडक्शन में जो ग्वारगम का इस्तेमाल होता था और उसके लिए जो ग्वारगम की डिमांड होती थी वो बिल्कुल कम हो गई है। नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, लिहाजा हालात बहुत खराब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं, वंदना भारती हैं और सुनील कुमार कटके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वंदना जी, ऐसे में ग्वार ट्रेडर को फ्यूचर मार्केट में जो ग्वार सीड में और ग्वार गम में ट्रेड करते हैं उनको आपकी सलाह क्या होगी? मृत्युंजय जी, ग्वार सीड में तो मुझे लग रहा है कि एक बढ़ोतरी जो है वो देखने को यहाँ पे मिल सकती है। 3350 पे भी अगर मतलब बाय होता है तो 3450 का टारगेट है, 3300 का स्टॉप लॉस है। और ग्वार ट्रेडर से यही अभी वो रहेगी कि ये जो स्लगिशनेस है ये थोड़ा सा भी रहेगा यहाँ पे। और जैसा पुखराज जी ने बिल्कुल बताया कि जो फीडर स्टॉक है वो भी यहाँ पे जो खल है वो सस्ते हैं, तो प्रेशर में रहेगा। एक बस ये है कि ये एक समय है जहां पे कि ग्वार का इतना सरप्लस है। क्रॉप स्विच करना एक बहुत ही स्मार्ट स्टेप होता है जब हम यहाँ पे क्रॉप स्विच कर सकते हैं, और कोई और फसल साल या 2 साल के लिए हम स्विच करें तो मेरे ख्याल से एक स्मार्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि ये जो ग्लट है क्रूड में, ये मुझे लग रहा है कि पूरा 2020 तक चलेगा। ओके, आपका क्या कमेंट होगा कटके जी? मुझे भी लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक ग्वार गम का भी डिमांड कम रहेगा, और ऑब्वियसली ग्वार सीड के भी प्राइसेस प्रेशर में रहेंगे। बट ये बॉटम आउट प्राइसेस हैं। यहाँ पे अगर कोई एक छोटा व्यू लेके चले, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें 30% का उछाल देखने को मिला है आज, तो ये भी बॉटम आउट प्राइसेस है। अगर ग्वार गम की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे एक अच्छा अक्यूमुलेशन बन सकता है। और जैसे वंदना जी ने बताया, अगर क्रॉप स्विच करने की बात है तो यहाँ पे ग्वार सीड में भी एक बाइंग का रुझान बनता है, जहां पे हम 3550 तक का तो टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी है कि अभी ग्वार में करना क्या चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और चूंकि एग्री मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो कुछ और एग्री काउंटर की बात कर लें जहां पर क्या हलचल हो रही है, ये जरा हम देख लें। वंदना जी, कैस्टर में अभी आपको क्या लग रहा है, क्या यहां पर कुछ बाइंग का मौका है क्या? जी मृत्युंजय जी, आज देखें तो काफी दिनों बाद चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो, मेटल्स, एनर्जी, हर जगह हमें बाइंग देखने को मिली है। थोड़े से काउंटर्स है जहां पे एक निगेटिव ट्रेड है। कैस्टर में भी मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जो है यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। 3850 पे बाय करना चाहिए, बहुत लंबा टारगेट नहीं, 3900 का टारगेट रखना चाहिए, 3825 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। ओके, तो ये राय है आपकी कि अभी मार्केट में क्या करना ठीक रहेगा कैस्टर में। और टर्मरिक में आपको कोई बाइंग का मौका दिख रहा है? टर्मरिक में मुझे लग रहा है यहाँ पे कि रिबाउंड यहाँ पे आ सकता है। थोड़ा बढ़िया करेक्शन आते हुए हम लोगों ने देखा था, करेक्शन पे यहाँ पे फिर से वैल्यू बाइंग है। एक बार 5525 रुपए पे मुझे लग रहा है कि बाइंग करनी चाहिए। 5600 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 5490 रुपए का।
ओके, तो ये राय आपकी टर्मरिक पर हो गई कि यहाँ पर अभी आपको क्या करना है। तो चलिए, ये बात हो गई एग्री मार्केट की। नॉन एग्री मार्केट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नॉन एग्री मार्केट को लेकर एक खबर है, उसकी बात कर लेते हैं। खबर यह है कि आज से ट्रेडिंग नॉन एग्री मार्केट की ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है वो बदल रहा है और रात के 11:30 बजे तक अब ट्रेडिंग होगी नॉन एग्री में। मतलब गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, नेचुरल गैस में, मेटल में, इन सभी कमोडिटी में अब सुबह 9 से लेकर रात के 11:30 बजे तक ट्रेडिंग होगी। पहले भी यही समय था, बीच में बदला गया था, घटा के 5 बजे किया गया था कोरोना की वजह से, लेकिन उससे फिर से अब 11:30 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन इसको लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कुछ लोगों के मन में ये है कि जो अभी निगेटिव में क्रूड का सेटलमेंट हुआ अप्रैल वायदा का, अगर मई वायदा, अगर अमेरिका में WTI क्रूड के दाम, जून कॉन्ट्रैक्ट के दाम भी अगर माइनस में चले गए, तो क्या एक्सचेंज इसके लिए तैयार है? क्या एक्सचेंज ने नेगेटिव प्राइस मैकेनिज्म का इंतजाम किया है? इसको लेकर लोगों के मन में सवाल है कि अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। वंदना जी, आपका कमेंट इसके ऊपर क्या होगा? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट हुई है, यहाँ पे सतर्क होने की जरूरत है। और मृत्युंजय जी, मुझे सबसे बड़ी बात लग रही है कि यहाँ पे जो सर्किट्स है उस पे बहुत जल्दी काम होने चाहिए थे। इक्विटी मार्केट में भी सर्किट्स पे काम हुए थे काफी देशों में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सर्किट्स पे यहाँ पे काम करें, एक्सचेंज खासकर सेबी के साथ मिलके। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस कमोडिटी का जो कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 से लेके $25 $35 तक है, वो अगर -35 में ट्रेड कर रही है, तो ये इकोनॉमी यहाँ पे खराब होने वाली बात है। तो वायदा कारोबार को इमरजेंसी में और बहुत ही अप्रोप्रिएट यहाँ पे एक एक्शन लेना होगा और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना होगा, क्योंकि अगले कॉन्ट्रैक्ट में भी एक डर है, यहाँ पे माहौल है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कहीं वो नेगेटिव में सेटलमेंट ना हो। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सर्किट से जरूर यहाँ पे काम होना चाहिए। ओके, तो ये राय है कि अभी इसमें क्या, लेकिन कटके जी आपका क्या मानना है? क्योंकि नेगेटिव सेटलमेंट जो हुआ है इतिहास में पहली बार, हालांकि एक्सचेंज का ये कहना है कि जो रूल है उसमें यह कहा गया था कि जो नामेक्स की क्लोजिंग प्राइस होगी उसी के आधार पर सेटलमेंट होगा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारे यहाँ ये डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर नेगेटिव प्राइस मैकेनिज्म का कोई रूल नहीं था, लिहाजा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए था। इससे कॉन्फिडेंस बहुत खराब हुआ है, खास करके भले ही ब्रोकर डिफॉल्ट ना करें, लेकिन क्लाइंट लेवल में बहुत दिक्कत आ रही है। आप एग्री करते हैं क्या इससे? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने सही बताया, नाइमेक्स में एक प्रोविजन है जहां पे नेगेटिव ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी फ्रंट पे अवेलेबल है और 15 अप्रैल को ही सीएमई ग्रुप के एडवाइजरी कमेटी ने ये बताया था, ये इंडिकेट भी किया था कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है WTI के, वो नेगेटिव भी ट्रेड हो सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे हमारा भी अगर ध्यान जाता अपने रेगुलेटर का और इवन एक्सचेंज का, अगर वो थोड़ा मेंबर्स को सतर्क कर देते 15 तारीख तक, तो मुझे लगता है कि ये 5 दिनों के गैप में कुछ ना कुछ एक प्रोविजन बना देते जहां पे अगर नेगेटिव साइड में जाने के जैसा लग रहा है क्रूड ऑयल का नाइमेक्स प्राइस का, तो यहाँ पे इंडिया में सेटलमेंट कैसे करें? जैसे 5 बजे के बाद का आधे घंटे का एवरेज लेके सेटलमेंट करें या 0 रुपीस के बेसिस पे सेटलमेंट करें, ऐसा कुछ ना कुछ एक ऑप्शन जो है निकाला जा सकता था। बट आने वाले समय में जैसे वंदना जी ने बताया कि अगर मे का कॉन्ट्रैक्ट भी नेगेटिव में जाएगा तो इसमें क्या करें, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक्सचेंज और सेबी दोनों इसी काम में बिजी हैं अभी कि मे के कॉन्ट्रैक्ट में अगर नेगेटिविटी होती है तो क्या नेगेटिव ट्रेडिंग का प्रोविजन अवेल करें या 0 पे सेटल करें या 1 रुपी पे सेटल करें या तो लास्ट आधे घंटे के एवरेज पे सेटल करें। तो ये 3-4 ऑप्शंस के बारे में सोचा जा रहा है ताकि मेंबर भी अनकवर्ड रिस्क में ना आ जाए। देखिए आज की तारीख में कमोडिटीज में जब भी हम काम करते हैं तो 100% मार्जिन लेना इज अ सेफ बेट माना जाता है। अगर मैंने 100 रुपए का कमोडिटी लिया है और अगर मैंने 100 रुपए का मार्जिन दिया है तो मुझे पता है कि मैक्सिमम रिस्क मेरा 100 रुपए है। बट जो 20 तारीख का क्रूड ऑयल का जो सेटलमेंट हुआ उसमें 100 रुपए का मार्जिन भी लेता तो भी मैं 200% मतलब 200 रुपए का रिस्क में चला जाता, क्योंकि 300% नीचे जो है प्राइस क्लोज हुए हैं। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक्सचेंज और सेबी ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी हैं और नॉट ओनली फॉर क्रूड, ये सारे जो फिजिकल कमोडिटीज हैं जो इंटरनेशनली लिंक्ड हैं, जिनका स्टोरेज वगैरह रखना पड़ता है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये इंश्योर करेंगे कि आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट ये क्लैरिटी रहेगी कि नाइमेक्स में नेगेटिव क्लोजिंग होता है या नेगेटिव में चले जाते हैं तो हमारा प्रिपेयर्डनेस या तो 0 तक सीमित रहेगा या 1 तक सीमित रहेगा या तो लास्ट आधे घंटे के एवरेज तक सीमित रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी वर्किंग चालू है
और मेंबर की अगर हम बात करें, वो ऑब्वियसली वो हाई कोर्ट में इसको कंटेस्ट करेंगे कि ये लॉजिक पे कैसे हम सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि क्लाइंट लेवल पे डिफॉल्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मेंबर लेवल पे हालांकि डिपॉजिट्स रहते हैं तो वहां से तो अमाउंट रिकवर हो जाएगा, बट मेंबर को एक सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के मार्जिन 55% ही था और मार्केट क्लोज हुआ 300%, जो 250% का जो गैप है वो मेंबर के जेब से गया हुआ है अभी, और उसकी रिकवरी मुझे नहीं लगता है कि किस हद तक हो सकती है। तो ये चीज पे एक्टिवली एक्सचेंज और सेबी ऑलरेडी काम कर रही है, और होपफुली हमें गाइडलाइन भी 1-2 दिन में मिलना चाहिए ठीक देखने है। में। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बात ठीक है। हालांकि इसको लेकर सवाल उठने जायज है कि क्या आगे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी नेगेटिव प्राइस मैकेनिज्म को लेकर कुछ इंतजाम किए गए हैं, और ये सवाल अभी हमने कुछ देर पहले एमसीएक्स के एमडी पीएस रेड्डी साहब से पूछा था। हालांकि हमने उनसे आग्रह भी किया कि आप आएं और लोगों को बताएं, लेकिन कुछ मीटिंग में वो व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लेकर के बातचीत चल रही है, प्रावधान किए जा रहे हैं, और जो लोग हैं जो ट्रेड करते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ये भरोसा उन्होंने ऑफ एयर दिया है। देखते हैं इसको लेकर क्या गाइडलाइन आती है। जो भी गाइडलाइन आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्रूड, गोल्ड और मेटल में आज आपको करना क्या है। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड मार्केट में जिस तरह से दुनिया भर में कोहराम मचा है, इस कोहराम के बीच आज क्रूड की कीमतों में कुछ तेजी, या आप कह सकते हैं कि भारी गिरावट के बाद थोड़ी सी मजबूती यहां पर लौटी है, और WTI क्रूड का भाव 12% से ज्यादा बढ़ा है। ब्रेंट का भाव करीब 11% ऊपर है। MCX पर भी कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, और ये तेजी आई है। हालांकि इसको तेजी परसेंटेज टर्म में आपको दिख रही होगी ज्यादा, लेकिन डॉलर टर्म में अगर आप देखें तो ब्रेंट $2 बढ़ा हुआ है, WTI तो $2 से भी कम की तेजी है वहां पर। तो इतनी भारी गिरावट के बाद इसे पक्की तेजी मानना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, गिरावट थोड़ी रुकी है। और इस बीच खबर यह भी आई है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, अब उन्होंने ये फैसला किया है कि धीरे धीरे उत्पादन को कम किया जाएगा। ओक्लाहोमा, जो कि WTI क्रूड का सबसे बड़ा सेंटर है, वहां से भी ऐसी ही कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी इसका कोई बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, कायापलट हो जाएगा क्रूड का, ये संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन घट भी जाए, क्योंकि डिमांड बिल्कुल नहीं है, लिहाजा अभी बहुत तेजी की संभावना कच्चे तेल में फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो ऐसे में वंदना जी, क्या किया जाए? क्रूड की इस तेजी पर आज के लिए कोई ट्रेड किया जाए या अभी वेट किया जाए, देखा जाए दूर से? मृत्युंजय जी, यहाँ पे परसेंटेज टर्म में से बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि 28% यहाँ पे ऊपर है प्राइसेस, लेकिन ये वैल्यू टर्म में ये ज्यादा नहीं है, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 1385 के करीब जो है वो जा सकते हैं। हालांकि आज के लिए तो 28% काफी हो गया है मेरे ख्याल से, तो 1385 तक का लेवल मुझे लग रहा है कि वहां तक के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन ये कमोडिटी ऐसी कि बहुत सतर्क होकर काम करना होगा। दूसरी चीज ये है कि 16 मिलियन बैरल का एक स्पेयर कैपेसिटी रह गया है इन्वेंट्रीज का यूएस में। अगले हफ्ते अगर इन्वेंट्री आती है और जिस तरीके से 15 मिलियन बैरल ये बढ़ रहा है, तो जो इन्वेंट्रीज रखने की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो फुल 100% हो जाएगी। तो उस समय फिर से हो सकता है कि एक करेक्शन वहां पे आते हुए देखेंगे। यहाँ पे एक तो हम कह सकते हैं कि इतने फॉल के पैनिक सेलिंग के बाद एक यहाँ पे बाउंस है यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि ओपेक ने ये बोला कि हम मई का इंतजार नहीं करेंगे और करंट उस पर ही हम यहाँ पे प्रोडक्शन कट करेंगे। इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। मुझे लग रहा है कि नाइमिक्स में एक बार $18, 17 से $18 के बीच में, और अपना जो मार्केट है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1400, 1450 के करीब तक एक तेजी जा सकती है। लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से स्टेबिलिटी जो है वो प्राइसेस में नीचे की तरफ से आ रही है। तो अगर कोई बाय में रहते नहीं है तो क्विक प्रॉफिट बुकिंग करें यहाँ पे 1385 के करीब, और फिर यहाँ पे मार्केट अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या व्यू है सुनील, क्रूड को लेकर के क्या किया जाना चाहिए अभी?
देखिए, अगर साल भर का हम देखें तो इन्वेंट्रीज तकरीबन 518 मिलियन बैरल तक हैं, जो कि 2017 के रेंज में हैं। मतलब हो सकता है कि और थोड़े समय में 2017 का जो ऑल टाइम हाई का बेंचमार्क था वो क्रॉस हो जाए इस साल का। तो इन्वेंट्रीज अच्छे खासे हैं और डिमांड कंसर्न्स तो है ही, और ये डिमांड कंसर्न्स लॉन्ग टर्म में रहेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कोरोना का जो संकट है वो ग्रेजुअली ही ठीक होगा, एकदम से 2-3 महीने में ठीक होने जैसा लग नहीं रहा है। और जैसे ओक्लाहोमा में अभी स्टोरेज कैपेसिटी टू द पीक है, तो मतलब वहां पे मुझे नहीं लगता है कि प्रोडक्शन कट करके उतना ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स हैं उनको एक छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से ही काम करना चाहिए। और पोजिशनली मुझे अभी भी लगता है कि ब्रेंट क्रूड जो है फिर से 16 या 17 डॉलर तक आ सकता है। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, वक्त की कमी है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। और वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? संजय जी, मुझे गोल्ड में यहाँ पे लगता है कि थोड़े सेफ हेवन बाय रहेंगी। 46,350 के लेवल पे बाय करना चाहिए। 46,750 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 46,150 रुपए का। ठीक है, आपकी कॉल? मुझे लगता है कि कॉपर में इंट्राडे में तेजी मिल सकती है, तो 398 में अगर एमसीएक्स पे कॉपर बाई किया जा सकता है, और 395 का स्टॉप लॉस लगा के 405 तक का टारगेट देखा जा सकता है कॉपर में। ओके, आपकी आखिरी कॉल वंदना जी? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि निकल में एक अच्छी तेजी यहां से आ सकती है फिर से, तो 935 रुपए पे बाय करें। 975 का यहाँ पे टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस के लिए होगा यहाँ पे 915 रुपए का। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार।